विनायक दामोदर यानी कि वीर सावरकर हीरो थे या फिर विलेन, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पर, यानी कि ये आपकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। सावरकर इंडिया में एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है जिसमें सावरकर की कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजी, विभाजन की राजनीति और एलिगेशन ऑफ कॉम्प्लिसिटी मेन रोल प्ले करते हैं। हम इन तीनों टॉपिक्स को ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हाँ, मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वीर सावरकर के बारे में सही राय बना पाएंगे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र में नासिक के समीप भागुर गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका बचपन अपने पिता से महाभारत और रामायण की कहानी तथा राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में सुनते हुए बीता था, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को आजाद कराने का प्रण ले लिया। साल 1899 में मात्र 16 वर्ष की आयु में सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन का गठन किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इस संगठन का नाम बाद में बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया। सन 1906 में सावरकर लंदन के लिए रवाना हुए। अब जुलाई में लंदन पहुंचने के बाद सावरकर ने ग्रेज इन में दाखिला ले लिया, जहां पर वो राष्ट्रवादी श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से जुड़े। उसी वर्ष उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर ये बहुत पहले समझ गए थे कि भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए सावरकर की बनाई अभिनव भारत संस्था ने रशिया, इजिप्ट, आयरलैंड और चाइना के क्रांतिकारियों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1 जुलाई 1909 को सावरकर के सहयोगी मदन लाल ढींगरा ने सर करजन वायली की हत्या कर दी, जो कट्टर साम्राज्यवादी थे। इस हत्या में सावरकर को वेपन सप्लाई करने का दोषी माना गया। उन्होंने 20 ब्राउनिंग पिस्टल्स और एक बॉम्ब बनाने के लिए बुकलेट अरेंज कराई थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि 1906 में महात्मा गांधी की मुलाकात सावरकर से हुई थी लंदन में। तब वो साउथ अफ्रीका के रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व थे, जहां पर उन्होंने सावरकर को बोला था कि आपकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। दरअसल उस रात महात्मा गांधी सावरकर से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका सपोर्ट चाह रहे थे, लेकिन उनकी एग्रेसिव सोच और बदलती आइडियोलॉजी की वजह से वो उस रात वहां से बिना खाना खाए चले गए थे। अब वापस आते हैं 1909 वाली टाइमलाइन पर, जहां पर सावरकर को 1910 में गिरफ्तार किया गया। उन पर विभिन्न अधिकारियों की हत्या का आयोजन करने का इल्जाम लगा। खासतौर पर 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या का आरोप। इस हत्या में सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया, जबकि सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था। सावरकर को एसएस मौर्य नाम के जहाज से इंडिया लाया जा रहा था, और जब वो जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर पहुंचा तो सावरकर टॉयलेट के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूदकर भाग गए थे, जिसमें उनकी सहायता उनके दुबले पतले शरीर ने की। नासिक में की गई उनकी स्विमिंग ट्रेनिंग काम आई और वो फौरन किनारे तक पहुँच गए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें किनारे पर ही पकड़ लिया गया। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी कि काला पानी भेज दिया गया। आपको पता है, अंडमान में सरकारी अफसर बग्गी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्गियों को खींचा करते थे, और जब ये कैदी बग्गी को खींच नहीं पाते थे तो इनको गालियां और उनकी यातनाएं सहनी पड़ती थी। इसके अलावा उन्हें क्विनैन पीने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उनको दर्द, उल्टियां और चक्कर आते थे। यहाँ तक कि सावरकर को तो उनकी सेल में ही मल और पेशाब त्यागना पड़ता था। अब यहाँ से शुरू होता है वीर सावरकर के माफीनामे का सफर। कुछ लोग इसको कायरता से देखते हैं तो कुछ लोग इसको चतुराई का सबब बताते हैं। अब सच्चाई क्या है ये आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। 11 जुलाई 1911 को सावरकर पहली बार अंडमान पहुंचे, जिसके ठीक 1.5 महीने बाद 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद उन्होंने 9 सालों में 6 माफीनामे और लिखे। अंडमान में उनके साथी थे बरिंदर घोष, जिन्होंने लिखा था कि सावरकर उन्हें आंदोलन करने के लिए भड़काते रहते थे, लेकिन जब वो लोग उनसे खुलकर समर्थन करने के लिए कहते थे तो वो पीछे हट जाते थे। अपने माफीनामे में उन्होंने सरकार से किसी और जेल में ट्रांसफर करने की गुहार भी की थी, जिसके बदले वो किसी भी पद पर सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार थे। अब ये पहली वजह थी जिस वजह से उन्हें कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बोला जाता है, क्योंकि जेल से निकलने के बाद सावरकर ने खुद इसको अपनी एक रणनीति बताया था। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी था कि अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार भी छीन लिया जाता। मतलब ये साफ है कि सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी थे। उनकी यही कोशिश होती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा अंडरकवर रहकर काम करे। यहाँ पर उनकी सोच शहीद भगत सिंह से थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि भगत सिंह ने अपने फांसी का फंदा खुद तैयार किया था।
अब कुछ लोग इसको कायरता भी बोलेंगे और कुछ लोग बहादुरी। मेरे नजरिए से ये दोनों चीज सही है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अब अंडमान से आने के बाद सावरकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हु इज हिंदू, जिसने पहली बार उनके हिंदुत्व की अवधारणा को जग जाहिर किया और इसी अवधारणा ने उन्हें एक पोलराइजिंग फिगर के रूप में स्थापित भी कर दिया। ये थी दूसरी वजह जिससे उनको कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी बोला जाता है और इसी विचारधारा ने उन्हें विभाजन की राजनीति करने पर मजबूर किया। आपको पता है सावरकर ने वाइस रॉय लिनलिथगो के साथ एक लिखित में समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है गांधी, कांग्रेस और मुस्लिम कम्युनिटी का विरोध करना। जिसके बाद 1924 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया जिसमें उन्हें यरवदा जेल से इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो ना तो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे और ना ही रत्नागिरी जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना जेल से बाहर निकलेंगे। अब एक और कंट्रोवर्शियल चीज उनके जीवन की सबसे बड़ी ये थी कि अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे। वो अकेले थे जिन्हें अंग्रेज पेंशन दिया करते थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं उस तीसरी सबसे बड़ी वजह की जिसने सावरकर की पर्सनालिटी को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। सावरकर की छवि को उस समय बहुत बड़ा धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। पर बरी होने के बाद जेल कपूर जांच आयोग ने उनको दोषी ठहराया। पर ये साल था 1969 और तब तक सावरकर स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग चुके थे। जेल कपूर ने बॉम्बे पुलिस टीम को दिए गए बयानों के आधार पर उनको दोषी ठहराया था, जिसमें गजानन दामले और उनके अंगरक्षक अप्पा कसार के बयान थे। ये वही समय था जब संघ परिवार ने भी उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। ये दुख की बात है कि सावरकर की जिंदगी के आखिरी दिनों में उन पर जो कलंक लगे उसने उनकी जिंदगी भर की विरासत को धूमिल कर दिया। फिर चाहे वो हिंदू विचारधारा हो या फिर वो पत्थर की कलम जिससे उन्होंने अंडमान की जेल की दीवारों पर 6000 कविताएं लिख दी थी। सावरकर एक अच्छे राजनीतिक थे, एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे लेखक थे और शायद एक अच्छे क्रांतिकारी भी थे। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।